नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। जो भी विद्यार्थी एएलपी टेक्नीशियन, डीआरडीओ, इसरो व अन्य टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाते हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तथा लास्ट में आपको बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बिना देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है एक शुद्ध प्रेरक में औसत शक्ति खपत होती है। आपको बताना है एक शुद्ध प्रेरक में औसत शक्ति खपत कितनी होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी आरोपित वोल्टेज के समानुपाती, ऑप्शन सी प्रेरक के मान के समानुपाती, ऑप्शन डी इन्फिनेटिव या अनंत। तो आपको बताना है एक शुद्ध प्रेरक में औसत शक्ति खपत कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। इसका मान इसमें औसत शक्ति खपत 0 होती है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है शुद्ध प्रेरक परिपथ में प्रतिरोध का मान यानी आर का मान इसमें 0 होता है। आर का मान 0 होगा तो कोस फाई बराबर होता है आर अपॉन एक्सएल होता है। तो आर का मान 0 होगा तो कोस फाई का मान कितना हो जाएगा, कोस फाई का मान भी 0 हो जाएगा। जिससे कि हमको शक्ति ज्ञात करना है तो पी बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है वी आई कोस फाई होता है। यदि कोस फाई का मान 0 है तो पी का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है 3 समान बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और ये तीनों कुल m शक्ति व्यय करते हैं। यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो व्यय शक्ति कितनी होगी। आपको बताना है 3 बल्ब है जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा इनमें कुल m शक्ति व्यय करते हैं। यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो व्यय शक्ति कितनी होगी। तो आपको ध्यान रखना है यदि बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं यानी 3 बल्ब हैं तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा। और यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 3/R हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है यानी कि प्रतिरोध का मान इसमें समांतर क्रम में 3/R और श्रेणी क्रम में 3R हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है शक्ति का मान ज्ञात करना है तो आपको ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में P बराबर क्या होता है, V²/R होता है। ये आपको सूत्र होता है। तो इसके अंतर्गत R का मान कितना हो गया, 3R हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, V²/3R हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम V²/R का मान निकालेंगे तो इसमें शक्ति दे रखी है M शक्ति दे रखी है तो M का मान कितना आ जाएगा, M बराबर हो जाएगा 3P। ये इसका मान हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार समांतर क्रम में हम निकालेंगे तो P का मान निकालेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, इसमें P बराबर क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है V²/R इंटू अपॉन में 3 ऊपर आ जाएगा तो V²/R इसके अंतर्गत है। और तो आपको ध्यान रखना है P की वैल्यू इधर से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M/3 आ जाएगी। तो इसके अंतर्गत हम इसको P की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, M/3 यानी कि नीचे 3 है तो P बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर 3 मल्टीपल में चला जाएगा तो 9 V²/R हो जाएगा यानी कि यह 9 गुना हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 9M, या 9M हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है 3 वोल्टेज E1 EB EC वाली एक 3 फेज विद्युत प्रणाली में तीनों वोल्टेज का परिमाण समान है और वे एक दूसरे से कितने कोण पर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 3 वोल्टेज जो कि EA EB और EC जो कि एक 3 फेज प्रणाली में 3 वोल्टेज का परिमाण समान है और एक दूसरे से कितने कोण पर होंगे। ऑप्शन ए 180 डिग्री पर, ऑप्शन बी 100 डिग्री पर, ऑप्शन सी 90 डिग्री पर, ऑप्शन डी 120 डिग्री पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों 120 डिग्री के कोण पर उपस्थित होंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधारित्र युक्त अर्ध तरंग दृष्टिकारी का ऊर्मिका गुणांक व्यक्त क्या होगा। आपको बताना है अर्ध तरंग दृष्टिकारी में ऊर्मिका गुणांक या रिपल फैक्टर, ऊर्मिका गुणांक को हम क्या कहते हैं, इसे हम रिपल फैक्टर भी कहते हैं, रिपल फैक्टर। यानी कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में रिपल फैक्टर का मान क्या होता है। ऑप्शन है R बराबर 1/2√3 FRL इंटू सी, R बराबर 1/4√3 FRL सी, R बराबर 1/4√3 FRL, डी बराबर 1/√3 FRL सी। तो आपको बताना है अर्ध तरंग दृष्टिकारी में रिपल फैक्टर का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए रिपल फैक्टर आर का मान 1/2√3 एफ आर एल सी होता है। और इसी जगह यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए रिपल फैक्टर मान क्या होता है, आर बराबर 1/4√3 एफ आर एल सी, जो कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए यह मान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है श्रेणी परिपथ में निम्नलिखित में से कौन समान होता है। श्रेणी परिपथ दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या समान होगा। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी वोल्टेज, ऑप्शन डी धारा। तो आपको ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में जो समान होता है वो होता है धारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है तथा वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। और इसी की जगह यदि समांतर परिपथ होता, इसमें क्या समान होता, वोल्टेज। यदि समांतर क्रम में होता है तो वोल्टेज इसमें समान होता है, लेकिन इसमें पूछा गया है श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि आपको बताना है विद्युत शक्ति के संचरण एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी स्टील। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन। इसमें टंगस्टन धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है तथा इसके अंतर्गत तांबा, एल्यूमिनियम और स्टील धातु का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है टंगस्टन धातु का इसमें प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका उच्च प्रतिरोध होता है। यानी कि टंगस्टन का उच्च प्रतिरोध होता है, जिससे कि शक्ति व्यय यानी कि शक्ति खपत अधिक होगा, शक्ति खपत अधिक होगा तथा इसकी हानि भी अधिक हो जाएगी, इसलिए इसका टंगस्टन का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फ्यूज वायर में उपयोग नहीं होता है। आपको बताना है फ्यूज वायर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए पेपर कागज, ऑप्शन बी सिल्वर चांदी, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी तांबा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेपर या कागज, जिसका उपयोग फ्यूज वायर में प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि पेपर या कागज जो क्या कौन सा पदार्थ होता है, यह एक कुचालक पदार्थ होता है, तो इसमें के अंतर्गत कुचालक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है। तथा चांदी, एल्यूमिनियम तथा तांबे का इसमें प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये चालक या कंडक्टर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपको ध्यान रखना है चालक पदार्थ में क्या क्या गुण होना चाहिए। इसका निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए तथा इसका गलनांक बिंदु भी निम्न होना चाहिए, इसका गलनांक बिंदु निम्न होना चाहिए। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है ऐसी तरंग के फॉर्म फैक्टर को निम्न के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि फॉर्म फैक्टर को किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए पिक मान से औसत मान के अनुपात को, ऑप्शन बी आरएमएस मान से तात्क्षणिक मान के अनुपात को, ऑप्शन सी पिक मान से तात्क्षणिक मान के, ऑप्शन डी आरएमएस मान से औसत मान के अनुपात को। तो आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरएमएस मान के औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है जो फॉर्म फैक्टर होता है इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1.11 इसका मान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है निम्नलिखित दो हानियों में से किसे एक साथ कोर हानि कहा जाता है। यानी कि आपको बताना है कोर हानि, जो निम्नलिखित में से कौन सी दो हानियाँ होती है जिसे हम कोर हानि कहते हैं। ऑप्शन ए लॉस प्राथमिक ताम्र हानि और द्वितीयक ताम्र हानि, ऑप्शन बी ताम्र हानि और स्टेरेसिस हानि, ऑप्शन सी बहुवर्धक हानि स्टेरेसिस हानि, ऑप्शन डी संयोजक हानि और संचरण हानि। तो आपको बताना है कोर हानि किस किस को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बहुवर्धक हानि यानी एडी करंट लॉसेज एंड हिस्टेरेसिस लॉसेज को हम सम्मिलित रूप से कोर हानि कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कोर हानि भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है एक प्रेरण मोटर में जैसे ही वायु अंतराल बढ़ता है तो क्या होता है। आपको बताना है एक इंडक्शन मोटर है जिसके अंतर्गत वायु अंतराल बढ़ गया है तो क्या होगा। ऑप्शन ए मोटर की गति कम हो जाएगी, ऑप्शन बी मोटर की गति बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी वायु हानि बढ़ जाएगी, ऑप्शन डी पावर फैक्टर घट जाएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक प्रेरण मोटर में जैसे ही वायु अंतराल बढ़ता है तो उसका पावर फैक्टर का मान घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है। आपको बताना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए धारा प्रवाह की दिशा, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन सी प्रेरित वोल्टेज की दिशा, ऑप्शन डी चालक की गति की दिशा। तो आपको बताना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है। तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, यह अंगूठा होता है, जो अंगूठा होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, यह चालक की दिशा, चालक की गति की दिशा को यह प्रदर्शित करता है। और जो यह तर्जनी होती है यह क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और ये जो मध्यमा का होती है यह क्या प्रदर्शित करती है, यह धारा प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें पूछा गया है अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है, तो चालक की गति को दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है यूजेटी निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए उपयोग होता है। यूजेटी होता है निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए दृष्टिकरण या रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन बी शॉर्टटूथ वेवफॉर्म जनरेशन, ऑप्शन सी क्षीणन या अटेन्युएशन, ऑप्शन डी एम्प्लीकेशन या प्रवर्धन। तो आपको बताना है यूजेटी निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए उपयोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शॉर्टटूथ वेवफॉर्म जनरेशन के लिए इसका उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है यूजेटी होता है, इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है दो परत, इसके अंतर्गत क्या होता है, यूजेटी के अंतर्गत दो परत होती है तथा 3 टर्मिनल होते हैं। इसके अंतर्गत दो परत तथा 3 टर्मिनल होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा होती है। आपको बताना है लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा क्या होती है। ऑप्शन ए पोल्स की संख्या के बराबर, ऑप्शन बी पोल्स की संख्या का आधा, ऑप्शन सी पोल की संख्या के 2 गुना, ऑप्शन डी 2। तो आपको ध्यान रखना है लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या क्या होती है, या पोल्स की संख्या के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है लैप वाइंडिंग में क्या होता है, लैप वाइंडिंग के द्वारा उच्च धारा, यह उच्च धारा व निम्न वोल्टेज हेतु प्रयोग में लाते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है लैप वाइंडिंग को उच्च धारा व निम्न वोल्टेज के लिए प्रयोग में लाते हैं। और वेव वाइंडिंग एक होती है, वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, उसके अंतर्गत 2 समांतर पथ होते हैं तथा इसके अंतर्गत निम्न धारा व उच्च वोल्टेज हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैप वाइंडिंग में उच्च धारा व निम्न वोल्टेज तथा पोल्स की संख्या के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो आपको ध्यान रखना है, आपको बताना है एम्पलीफायर अनुप्रयोग के लिए एक ट्रांजिस्टर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचालित करने के लिए वांछित होना चाहिए। यानी कि आपको ध्यान बताना है ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर के रूप में किस क्षेत्र में करते हैं। तो ऑप्शन है डिप्लीकेशन क्षेत्र, ऑप्शन बी कट ऑफ क्षेत्र, ऑप्शन सी सक्रिय क्षेत्र, ऑप्शन डी सैचुरेशन क्षेत्र। तो आपको ध्यान रखना है ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग सक्रिय क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एक्टिव रेजोनेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पलीफायर के रूप में सक्रिय क्षेत्र यानी एक्टिव होना चाहिए। और बंद स्विच के रूप में प्रयोग होता है तो इसमें क्या होता है, कौन सी स्थिति होती है, सैचुरेशन स्थिति होती है। और ओपन स्विच के रूप में कब कार्य करता है, जब यह कट ऑफ आउट होता है। और निम्न गेन एम्पलीफायर के रूप में जब कब कार्य करता है, जब इन्वर्टेड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एम्पलीफायर जो कि सक्रिय स्थिति पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो आपको बताना है एक 3 फेज स्टार संयोजित संतुलित प्रणाली में यदि लाइन धारा 30 एम्पीयर दे रखी है तो फेज धारा का मान कितना होगा। यानी कि आपको बताना है यदि स्टार संयोजित है तो स्टार संयोजन होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, यदि लाइन धारा मान दे रखा है यानी कि आई का मान कितना दे रखा है 30 एम्पीयर, तो आपको क्या पूछा है, आई फेज यानी कि फेज धारा का मान इसमें पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है स्टार संयोजन में लाइन धारा का मान फेज धारा के समान होता है, लाइन धारा का मान फेज धारा के मान बराबर होता है। तो इसका फेज धारा का मान भी कितना हो जाएगा,
फेज धारा का मान भी हो जाएगा 30 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस क्रम में फेजों में वोल्टेज उसके अधिकतम धनात्मक मान तक पहुंच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है जिस क्रम में फेजों में वोल्टेज उसके अधिकतम धनात्मक मान तक पहुंच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फेज अनुक्रम कहते हैं, ऑप्शन बी फेज धारा कहते हैं, ऑप्शन सी फेज वोल्टेज कहते हैं, ऑप्शन डी लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए फेज अनुक्रम। जिस क्रम में फेजों में वोल्टेज उसके अधिकतम धनात्मक मान तक पहुंच जाता है उसे हम फेज अनुक्रम कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है फेज अनुक्रम को चेंज करके हम किसी भी मोटर की दिशा हम बदल सकते हैं, यानी कि मोटर को दिशा बदलने के लिए फेज अनुक्रम बदलना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज सीक्वेंस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो, लंबी दूरी को विद्युत पारेषण या पावर ट्रांसफार्मर पर किया जाता है, यानी कि आपको बताना है लंबी दूरी का विद्युत पारेषण या पावर ट्रांसमिशन किया जाता है वह किस पर करते हैं? ऑप्शन ए हाई वोल्टेज, ऑप्शन बी लो करंट, ऑप्शन सी हाई करंट, ऑप्शन डी लो वोल्टेज। तो आपको बताना है लंबी दूरी का विद्युत पारेषण करने के लिए किस पर किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज पर इसका पारेषण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक 4 ध्रुव तुल्यकालिक मोटर की गति 1800 आरपीएम है तो मोटर किस आवृत्ति पर संचालित होगी? यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी का मान ज्ञात करना है। आपको पी का मान यानी पोल का मान दे रखा है, 4 पोल दे रखे हैं, और एन का मान दे रखा है 1800, और आपको एफ का मान इसमें ज्ञात करना है। एफ का मान इसमें ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान रखना है एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है 120 इंटू एफ अपॉन पी होता है। तो एफ का मान इसमें आपको ज्ञात करना है। तो एन को पी से गुणा कर देंगे और 120 का भाग देंगे। तो एन का मान कितना दे रखा है? 1800 इंटू पी से गुणा करेंगे, पोल का मान दे रखा है 4 अपॉन एफ, यानी कि 120 का इसमें भाग देंगे तो इससे एफ का मान ज्ञात हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गए, 4 से भाग देंगे 3 बार और 3 का भाग देंगे तो 60। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का मान कितना आ गया? फ्रीक्वेंसी का मान आ गया 60 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए यदि I2/I1 बराबर 2 और E2 का मान दे रखा है 100 तो E1 का मान क्या होगा? तो आपको बताना है इसके अंतर्गत E1 का मान क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसमें टर्न रेशो होता है वह कैसा होता है? N1/N2 बराबर E1/E2 बराबर V1/V2 बराबर I2, यानी कि I2/I1 इसके अंतर्गत होता है। तो इससे में हम इसका मान रख देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि I2/I1 यानी N2/I1 का मान कितना दे रखा है? 2। तो E1 का मान अपन को निकालना है अपॉन E2 का मान कितना दे रखा है? 100, और I2/I1 का मान कितना दे रखा है? 2। तो इसके अनुसार E1 का मान कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। आपको बताना है आदर्श वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध कैसा होता है? ऑप्शन ए बहुत अधिक होता है, ऑप्शन बी अनंत होता है, ऑप्शन सी बहुत कम होता है, ऑप्शन डी शून्य होता है। तो आपको बताना है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनंत। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह अनंत होता है। और आदर्श शून्य किसका होता है? आदर्श एमीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है वह कितना होता है? वह अनंत होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा बेल आइकन को जरूर दबा लेना तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।